ओके। सो आज हम पढ़ने वाले कॉमर्स में टॉपिक हमारा आज का है वो है मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। या किसी भी के बारे में बात करें मैक्रो और माइक्रो वर्ड में, तो शायद हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आईसी में, और आईसी में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, जहाँ पर दोनों ही वर्ड का मीनिंग और या फिर कह सकते हैं जो यूज हमारा भरपूर हो रहा है। माइक्रो मतलब स्टडी स्मॉल लेवल पर, और किसी इंडिविजुअल के बारे में, चाहे वो मेरा इंडिविजुअल इकोनॉमी क्यों ना हो, वो इंडिविजुअल मेरा एक कंज्यूमर ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं मैक्रो के बारे में, तो लोग पूरे कंट्री या पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके बात करते हैं। तो मतलब मैक्रो, MACRO का जो हमारा अप्रोच होता है, जो स्कोप हमारा होता है, वो होता है वाइडर कंपेयर टू माइक्रो। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक ये इन्वायरमेंट का, तो हम लोग वहां पे पढ़ते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोस फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, institutions for example, which affects the functioning of business directly हम लोग बोलते हैं and indirectly। तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अफेक्ट करने का जो हम कहते हैं जो फिनोमिना है, जो एलिमेंट्स हमारे जो करते हैं अफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो इन्वायरमेंट है पूरे पूरे बिजनेस का, हमने दो डायमेंशन में डिवाइड किया। एक डायमेंशन हम पढ़ी खत्म कर चुके लास्ट क्लास में हमारा, जो डायमेंशन हमारा था माइक्रो इन्वायरमेंट, जहां पर वो स्पेसिफिक हमारे थे एलिमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, किसी एक इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन जब लोग आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, तो ध्यान देना, हम लोग शिफ्ट जाते हैं उन ब्रॉडर या कह सकते हैं वाइडर स्कोप में, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर हम उनके बारे में बात करेंगे जो एलिमेंट्स या जो हमारे कह सकते हैं आइडेंटिटीज या एंटिटीज किसी एक बिजनेस को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं, बल्कि अगर उनमें कोई चेंज आ रहा है तो वो आपस में चेंज हो रहे हैं, तो पूरे इकोनॉमी के हर एक बिजनेस को करेंगे इम्पैक्ट। मान के चलो कोरोना फॉर ये तुम्हारा एक पैंडेमिक है, जिसने कुछ सेक्टर को छोड़कर, जैसे कि आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर सेक्टर फॉर एग्जांपल, इन कुछ दो तीन एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सभी तरह के बिजनेस को इम्पैक्ट किया। तो इस वाले फैक्टर को हम रखेंगे मैक्रो एनवायरमेंट। कि मैक्रो एनवायरमेंट के जो हमारे फोर्स होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक बिजनेस के रिगार्डिंग फोर्स नहीं होते, वो हमारे होते हैं जनरल फोर्सेस। और जनरल का मतलब भी होता है कि सभी में इफेक्ट डालेंगे, वो सभी में चेंज लाएंगे। तो हम वही पढ़ने वाले हैं यहाँ माइक्रो एनवायरमेंट में, तो सभी ब्रॉडर एलिमेंट या ब्रॉडर एस्पेक्ट वाले एलिमेंट्स जो किसी बिजनेस को करते हैं अफेक्ट इनडायरेक्टली चले जाएंगे। फिर डायरेक्टली तो मेरे हो नहीं एसोसिएटेड कि हम उसका इफेक्ट को पहचान पाएंगे, लेकिन वो किसी और फैक्टर को चेंज करेगा, वो फैक्टर किसी और फैक्टर को चेंज करते करते इकोनॉमी में हर एक बिजनेस को अफेक्ट पहुंच रहा है। तो अब मुझे रिप्लाई चाहिएगा तुम लोग से कि क्या तुम लोग को कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना कि ये मैक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट मेरे क्या होते हैं। अगर फिर से रिपीट करूं, ये हमारे जनरल एलिमेंट होते हैं जो हर एक बिजनेस के लिए कॉमन होते हैं, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं। और जब इनमें चेंज आता है, इकोनॉमी का हर एक बिजनेस थोड़ा या बहुत इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। तो मुझे रिप्लाई कर दो व्हाट्सएप में फास्ट फास्ट, यस या नो। तो फिर आगे बढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, चलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो मुझे लिखा है बुक में पहले वो पढ़ते चलो। देखिए कि मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू जनरल इन्वायरमेंट, जो मैंने पहले ही किया था, क्या कह सकते हैं रिमोट इन्वायरमेंट। रिमोट में मत पढ़ना, जनरल इन्वायरमेंट ही पढ़ना। within which a business firm enforces in its macro environment operates। सिंपल सा बात है, डेफिनेशन अब तक मुझे नहीं दिया मैक्रो, बस मुझे बोल दे कि जनरल इन्वायरमेंट होते हैं, और जहां ये वर्ड हमारा हो गया जनरल, ध्यान देना ये सभी से अटैच हमारा होता है, सभी तरह के बिजनेस से अटैच हमारा होता है, किसी स्पेसिफिक नहीं होता है किसी के लिए। आगे हमारा जो हेल्थ वाला पोर्शन है, सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू मैक्रो एनवायरनमेंट। जब लोग माइक्रो वाले पढ़े थे, MICRO, माइक्रो में पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था आराम से कि जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल क्यों ना हो, जो मेरे माइक्रो एलिमेंट है, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाकर कुछ हद तक उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट होते हैं, उनको बिजनेस चाह की भी जो है, प्रैक्टिकली अगर तुमसे बात करूं तो अलग चीज है, लेकिन थ्योरेटिकली बात करूं तो उनको वो लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें चेंज आना अगर है तो आएगा फॉर श्योर। बिजनेस को अपने आप को करना पड़ेगा एडजस्ट, अपने करना पड़ेगा अडेप्ट चेंज के अकॉर्डिंगली।
मान के चलो मौसम कल को क्या होगा हमारे तुम्हारे हाथ में है इसको चेंज करना? शायद नहीं है। लेकिन मौसम को देखकर अपने वर्किंग प्रिंसिपल को चेंज कर लेना ये हमारे हाथ में। तो वो खुद को करना पड़ेगा मॉडिफाई, खुद को करना पड़ता है अडेप्ट एज पर द चेंजेस इन दी मैक्रो एनवायरमेंट। सेम बिजनेस तुम्हारे करते हैं। यहाँ जो हमारा वर्ड ना अडेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही दिखाता है कि बिजनेस का कंट्रोल नहीं है मैक्रो एलिमेंट पर। बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है तो मैक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग। पूरा ये प्योर हमारे होते अनकंट्रोलेबल, ध्यान देना। तो अब अगर मैं बातें करूं इस एनवायरमेंट के एलिमेंट्स के बारे में या इसके फर्दर सब डायमेंशन के बारे में, तो मुझे मिलता है कुछ 5 तरह के जो है मेरे एनवायरमेंट मैक्रो के अंदर चले आते हैं। तुम इसे मैक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट बोल सकते हो या खुद मैक्रो एनवायरमेंट के तुम कह सकते हो हमारे। पहला हमारा कौन सा? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ध्यान देना, जब भी हमारे ये चलाएगा इकोनॉमिक, ध्यान देना, तो यहाँ बात होता है कि कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। मैंने पहले कहा था कि जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में उसका रूल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होंगी, यानी कि सेल कैसे होगा और परचेज कैसे होगा, इनके रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट का मन जो चाहे गवर्नमेंट चेंज कर सकती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो इसमें कोई भी कंट्रोल किसी बिजनेस का नहीं होता है कि बिजनेस इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में कंट्री के क्या चेंज लाने वाली है वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल 2016 में 17 में कि 16 में फॉर शो मुझे याद है थोड़ा सा, दिसंबर के महीने में कि नवंबर के महीने में डिमोनेटाइजेशन तुम्हारा हुआ था। 100 रुपए और 500 रुपए नोट चले गए थे, 1000 रुपए के नहीं 500 रुपए के 1000 रुपए नोट। मतलब गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर ही मना करते कि ऐसे नोट वैलिड नहीं होंगे। तो क्या किसी बिजनेस के हाथ में था इस इकोनॉमिकल जो पॉलिसी में चेंज आया गवर्नमेंट का उसको चेंज करने का? नहीं, किसी के हाथों में नहीं था। इकोनॉमिकल पॉलिसी या जो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है गवर्नमेंट कंट्री के बेनिफिट के लिए, कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए अकॉर्डिंगली चेंज करती है और इसमें बिजनेस का कोई भी रोल किसी का नहीं होता। बिजनेस को इस चेंज के अकॉर्डिंगली अपने को अडेप्ट या चेंज करना पड़ता है। आगे बात करूं सोशल एनवायरमेंट, ध्यान देना। तो सोशल यहाँ बात करता हूँ एनवायरमेंट के बारे में, तो सोसाइटी चलाता है यहाँ पे। कोई भी हमारा बिजनेस जो है वो सोसाइटी में हमारा वर्क करता है। एनजीओस है, डिफरेंट ग्रुप्स हमारे सोसाइटी वाले हैं जो रिसोर्सेज देते हैं किसी बिजनेस को, लेंड करते हैं रिसोर्सेज को बिजनेस को, जिससे बिजनेस को बिजनेस यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस वाले केस में जो गवर्नमेंट होती है, अगेन इसका प्रेशर रूल है कि सोसाइटी कैसे वर्क करेगी, सोसाइटी कैसे काम करेगी, सोसाइटी के रूल हमारे कैसे होंगे, उनके अकॉर्डिंगली बिजनेस को अपने फंक्शनिंग को चेंज करना पड़ता है। ये चल रहा है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा चला। आगे बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। का मतलब ही होता है इस कंट्री में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो कितना एडवांस है, या किस लेवल का हमारा टेक्नोलॉजी वहां पर इंट्रोड्यूस है। मान के चलो कि मैं एग्जांपल लूं बर्मा, एग्जांपल में लूं कोई भी अनडेवलप्ड कंट्री एग्जांपल में तुम्हें लेके चलता हूं, मान के चलो बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, तो वहां भी हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कोई भी लेके चलो नाइजीरिया फॉर एग्जांपल या साउथ अफ्रीका का, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे अब तक इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है जहां पे। तो वहां के लोग कैसे करते होंगे सेल एंड परचेज? दुकान जाते होंगे, पैसे लेके परचेज करते होंगे। लेकिन अगर मैं अब उसी कंपेयर टू मैं इंडिया में बात करूं, आजकल हम लोग कैसे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ का हम लोग का टेक्नोलॉजी भी अलग है, उनका टेक्नोलॉजी अलग है। ये तो बाइंग सेलिंग का हो गया, समझाने के लिए तुम्हें बताया मैंने। ठीक उस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में भी जो होता है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेसमैन उस कंट्री के फॉर। तो वो जो प्रोड्यूसर हमारा टेक्नोलॉजी यूज कर प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनका स्टेज क्या है? अमेरिका में एडवांस स्टेज है, हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम एडवांस स्टेज है कंपेरेटिवली। फॉर एग्जाम्पल जो भी कंट्री टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड पर आगे होगी, सबसे फ्रंट में होगी फॉर एग्जाम्पल, उसको उस कंट्री के बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा डिनोट करता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे लोग पढ़ेंगे इसके आगे बातें करते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ध्यान देना, जहां भी बातें करते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट तो वहां पे चली आती है कि जो पब्लिक अफेयर्स है, देखिए पब्लिक का जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो किस ग्रुप की तरफ है और वो क्या वो ग्रुप जो है गवर्नमेंट लीड कर रही है। बिकॉज पब्लिक का बिलीव जिस पार्टी के या फिर जिस ग्रुप के ऊपर रहेगा वही ग्रुप जाएगी तुम्हारी गवर्नमेंट में और वही सारी पॉलिसी बनाएगी। तो पब्लिक अफेयर्स का पॉलिसी
जो होता है वो पब्लिक इन्वायरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया में जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने जाता है तो उसका उस पर्टिकुलर एरिया के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। बातें करेंगे इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। आगे लीगल इन्वायरमेंट ध्यान देना। तो किसी भी कंट्री में कुछ तो होते हैं मेरे इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रूल होते हैं, और बात इसके अलावा जो रूल हमारे होते हैं कंट्री में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल या कह सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क। चलो कंट्री का सेल इन गुड्स एक्ट मान के चलते हैं, हमारा खुद कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा नहीं आ रहा है और इसमें भी तुम्हारा बिजनेस क्या होता है, अफेक्ट होता है फर्स्ट। तो पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ध्यान देना। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस ध्यान देना कंसर्निंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दो चीजें यहाँ पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तुम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन पैटर्न ध्यान देना। तीन चीजें आप तुम ऐड कर सकते हो कि इनके रिगार्डिंग जो भी होती है पॉलिसी उनको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर से रिपीट कर दूं, पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्शन कंट्री में कैसे होगा, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारा कैसे होगा, थर्ड हमारा है पॉलिसी रिगार्डिंग कंजम्पशन जो हमारे कंट्री का हैबिट वो कैसे होगा, इसको लेके इनको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। तो तीन चीजें हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठीक से करने के लिए गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी प्रोडक्शन करना, हमें वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी, जैसे करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का टैक्सेशन पॉलिसी मान के चलो, तो हमें वैसे बिहेव करना पड़ेगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा है। आगे द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर एज फॉलो। तो ये पूरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है इससे भी तुम्हारा फर्दर कैटेगराइजेशन है। किसी एक चीज को हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं बोलते बल्कि चार पांच चीजों से मिलकर बनता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। वो हमारे क्या है, पढ़ते हैं नंबर वन जो है द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम तो पता ही है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और हमारा मिक्स वाला। फॉर एग्जाम्पल तो हमारे कंट्री का नेचर क्या है, मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तुम्हारे जो होते हैं बिजनेसमैन ज्यादा हैप्पी होते हैं कंपेयर टू एक सोशलिस्ट। एक सोशलिस्ट तुम्हारे जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं उससे अनहैप्पी होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है क्या करते हैं। लेकिन मिक्स वाले में क्या होता है कि अलग ही पैटर्न है, बीच का माहौल है, प्राइवेट वाले भी है गवर्नमेंट वाले भी है। तो ना वो खुश है ना वो उदास है, मान के चलो बीच में है। वो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा कंट्री है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे कंट्री में जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने नाम पर प्रॉपर्टी, अपने नाम पर रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ध्यान देना, सेम वही चीज है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर सकते हैं। लेकिन एक सोशलिस्ट कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती है गवर्नमेंट ओन करती है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मिक्स में कर भी सकते हैं आधे, और कैपिटलिस्ट में तो पूरे कर सकते हैं। आगे है फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और फोर्सेस ध्यान देना मिलकर काम करते हैं, और प्राइस मार्केट में कोई भी सामान का प्राइस क्या होगा वो करते डिसाइड, इसी को हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म ध्यान देना। लेकिन किसी और बात को तो वहां ऐसी चीज नहीं होते। आगे इकोनॉमिक प्लानिंग, बोलो पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन रिलेशन। जो तुम्हारा मन आराम से एक दो चीजें लर्न कर लेना और यहाँ पे पूरा लर्न करने मत जाना। आगे हमारा स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर यहाँ मैं बात करूं स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी का मतलब ही होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व है और कैसे सेक्टर में इन्वॉल्व है, प्राइमरी में कितना इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कितना इन्वॉल्व है, टर्शियरी में कितना इन्वॉल्व है। अब प्राइमरी के अंदर जो हमारा तीन होते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, इसमें कितना इन्वॉल्व है इस पर डिपेंड करता है हमारे किसी बिजनेस का फंक्शनिंग। तो अगर किसी भी कंट्री में तुम देखोगे बहुत अमीर है तो ज्यादातर प्रोडक्शन में और ज्यादातर वो लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व थी पूरी कंट्री या पूरे इकोनॉमी मान के चलो। लेकिन अगर ज्यादातर लेबर फोर्स अगर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है तो शायद वो कंट्री का जो बिजनेस का जो लेवल है ग्रोथ का वो उतना हाई नहीं होगा। तो पढ़ता हूँ यहाँ पर कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कि लेबर किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, प्राइमरी वाले में, सेकेंडरी वाले में, टर्शियरी वाले में ध्यान देना। आगे स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, मतलब जो जीडीपी हमारा है जो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे कंट्री का है वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम है। कंपेयर टू चाइना हमारे कंट्री का प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बहुत कम। आगे बात को चलो पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारे कंट्री का ज्यादा है, हमारे कंट्री में ज्यादा सेव करते हैं
कम एक्सपेंडिचर करते हैं कंपेरेटिवली। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, हम जो सामान बेचते हैं या मान के चलो जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा हो चाहे हमारा डोमेस्टिक ट्रेड हो, किन गुड्स को हम बेचते हैं, किन गुड्स को हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे कंट्री का बिजनेस। तो तुम लोग लिंक स्टैब्लिश कर पा रहे होगे। अगर हम वो सामान बेचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमारे कंट्री को बेनिफिट ज्यादा हो, तो हमारे कंट्री को बेनिफिट ज्यादा होगा, तो हमारी कंट्री के बिजनेस को बेनिफिट ज्यादा होगा। आगे स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम बिटवीन, बाकी तो टेंशन नहीं, आगे पता चलो। ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में वो मार्केट होते हैं जहां पर बिजनेसेस अपने फंक्शनिंग को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यहां से गेन करते हैं। अब मेरा एक बिजनेस से मान के चलो, मुझे पैसे चाहिए 10,000 करोड़ रुपीज, 10 सालों के लिए चाहिए, तो मैं कहां से लूंगा, मैं किससे मांगूंगा? मैं जाऊंगा कैपिटल मार्केट और वहां से पैसे रेस करूंगा, शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करके देंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमारे कंट्री कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगा तो बिजनेसमैन कभी भी कितना भी अमाउंट चाहे मार्केट से लोग उठा सकते हैं और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं हमारे कंट्री इंडिया का। स्टेज एंड फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, हमारे हर कंट्री का ग्रोथ का एक फेज, कोई डेवलपिंग होती है, कोई डेवलप्ड होती है, कोई अंडर डेवलपिंग हमारी होती है। तो कंट्री का जो डेवलपमेंट फेज है वो किस फेज में है, इस पर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री का जो है बिजनेस वो कैसे फंक्शन हमारा करेगा। आगे बात मैं करूं इकोनॉमिक इंडिसेस, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट कंडीशन, इतना बस बहुत है, बस पॉइंटेड वाइज लर्न कर लेना। चलो पूछता हूं तुम लोग से, क्या तुम लोग को समझ में आया इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में? मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं थोड़ा सा। मुझे रिप्लाई कर दो, सब लोग मुझे रिप्लाई करो। विनीत और कौन कौन है, नाम देख लो। विनीत, खुशबू, मलिका, प्रेम, तनीषा, वैष्णवी, सब मुझे रिप्लाई कर दो। समझ में आ रहा? टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें तुम लोग ना अपने कॉपी में इसको शॉर्ट बना के लिखना, जितना लर्न करना है उतना ही कॉपी में लिखना, ताकि तुम्हें कम पढ़ना पड़े। कम पढ़ोगे तो कम तुम्हें लर्न तुम्हें पूरा पूरा हो जाएगा। आगे हमारा सोशल इन्वायरमेंट। The social environment consists of all social and cultural forces within which business firms operate. Normal society मान के चलो। The main components of social environment are as follows. पहला हमारा demographic trends है। जब भी बात करें डेमोग्राफिक ट्रेंड के बारे में, तो वो हमारा होता है इन्वॉल्व या कनेक्टेड लोगों के रहन सहन से, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उनके डेथ, कंट्री के डेथ रेट से, कंट्री के तुम्हारा बर्थ रेट से, पॉवर्टी से, इन सभी को बोलते हैं डेमोग्राफिक। मतलब किसी भी डेमोग्राफिक एरिया में जो पॉपुलेशन रह रहा है उसका हमारा कंडीशन कैसा है। तो हमारा कंट्री आज भी जो है पॉवर्टी से जूझ रहा है, बहुत से एरिया ऐसे जहां डेवलपमेंट ना के बराबर है मान के चलो। तो अगर पूरा कंट्री डेवलप अगर होगा इवनली, तो सभी बिजनेस जो है इवनली ग्रो करेंगे और अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। लेकिन जहां डेमोग्राफिक कंट्री, गवर्नमेंट कंट्री का अच्छा नहीं रहेगा, तो बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। लिखा है इसमें साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान देना। एज, कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, फुल अर्बन मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेट्रा चीजें। तो हर एक चीज से डेमोग्राफिक के बारे में बातें कर रहे हैं, तो अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, तुमको जवाब देना पड़ेगा व्हाट्सएप में। तुमने कभी सुना कि वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर एग्जांपल, कि वुमेन का रिजर्वेशन, वुमेन को मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, वुमेन्स को पढ़ाओ ताकि वो भी जॉब कर सके? ऐसा क्यों? तुमको पता है इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है? मुझे बताओ जरा। ठीक है, वो लोग घर पे भी रह सकती हैं, लेकिन क्या जरूरत है गवर्नमेंट का कि उनका एम्पावरमेंट करना है गवर्नमेंट को, और उनको भी जो है क्या बोलते हैं मेल्स के बराबर लाकर इकोनॉमी में खड़ा करना है। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट भी है, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है हमारा। मुझे रिप्लाई करो, क्या तुमको पता है ऐसा क्यों? मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा, बड़े तुम्हें अच्छा लगेगा, बल्कि तुम्हें काम भी आएगा आगे जाके। मुझे इसका रिप्लाई मुझे करो, क्या तुमको पता है जिसके बारे में? मुझे रिप्लाई करो। रिप्लाई करो मुझे कि इस पर्टिकुलर चीज का वुमेन एम्पावरमेंट का फिर डेमोग्राफिक जो कंडीशन हमारा होता है उसका हमारा जो है क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारा है। जैसे मैं मुझे रिप्लाई कर दूं,
जैसे कि क्या 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 तुम्हें पता हो, तुम बोल ना पा रहे हो, मैं तुम्हें समझा दूं इस तरीके से कि जो हमारे कंट्री का जो मेल और फीमेल जो रेशियो है, मेल भी पढ़े फीमेल भी पढ़े दोनों बराबर आए, तो हमारा चलो मैं मत करो छोड़ो। देखो होता क्या है, अगर मान के चलो किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन हमारे होते हैं, वो पॉपुलेशन दो चीजें करता है। पहला तो कंजप्शन करता है पॉपुलेशन, अगर 1000 लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलो तो 1000 लोग भी कंजप्शन करेंगे, मतलब पर्टिकुलर डे में 1000 यूनिट किसी भी सामान का बिकेगा इतना, ये मान के चलो। अब अगर मैं देखूं 1000 लोग काम और भी करते हैं वहां का पॉपुलेशन, कि वो पॉपुलेशन अर्न करने में भी हेल्प करते हैं कंट्री में, जब खुद भी अर्न करते हैं और जो अर्न करते हैं तो अर्न मतलब क्या बोलते हैं, इनकम कमाए तब भी, और जब वो कंजम्पशन करे तब भी वो टैक्स पे करते हैं। तो अगर तुम सोचो कि किसी भी इकोनॉमी में 1000 तुम्हारे पॉपुलेशन है, 1000 में से 500 मेल है और 500 फीमेल हमारे मान के चलो, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का जिसे मेल्स ही पढ़े लिखे हैं, मेल्स ही तुम्हारे कंजम्पशन करें ज्यादा, फीमेल तो कंजम्पशन करेंगी ना, लेकिन फीमेल करेंगी मान के चलो तो पढ़ नहीं रही है, वो जॉब करने नहीं जा रही, घर पे ये मान के चलो, तो सिर्फ नेसेसिटीज का ही तुम्हारा कंजम्पशन करेगी, आटा चावल दाल तेल नमक इन चीजों का, और बेसिक कुछ कपड़े मान के चलो। लेकिन जब यही फीमेल्स मान के जब पढ़ लेंगी, फॉर एग्जाम्पल जॉब करने जाएंगी मार्केट में, तब इनके हाथों में पैसा आएगा, तभी क्या करेंगी, कुछ एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी करेंगी। अब तुम एग्जाम्पल लो, जो महिलाएं जाती है काम करने के लिए मान के चलो ऑफिस वगैरह में, और जो घरों पे रहती है, दोनों अगर तुम कंपेयर करोगे ना, तो ऑफिस में जाने वाली महिला का जो होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। क्यों? जो पैसे भी अर्न करे तो खर्च भी करेगी, लेकिन जो घर पे जो महिला रहती हैं उनका खर्चा उतना नहीं होता, जो पैसे कमा नहीं रही है। तो पूरा इकोनॉमी ऐसे ही हमारा होता है बेस्ड, जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारा ना, मेल फीमेल रेशियो, अगर वो बराबर इकोनॉमी में काम करेगा और बराबर तुम्हारा अर्न करेगा, फॉर एग्जाम्पल बराबर तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करेगा, दोनों ही तुम्हारे जेंडर अर्न करेंगे और दोनों ही कंजम्पशन करेंगे, तो पूरे कंट्री का हमारा कंजम्पशन जो है धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। इससे किसको बेनिफिट मिलेगा? हमारे कंट्री को ही बेनिफिट मिलेगा डबल वे से। एक तो कंजम्पशन बढ़ा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है, और सेकंड जो हमारे कंट्री में जो स्किल्ड लेबर चाहिए, फॉर एग्जांपल वो भी, लेबर का मतलब होता है लेबर, वो लेबर वाले मत समझना, लेबर मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ ध्यान देना, ठीक है, वो भी तुम्हें कंट्री को मिलेगा। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते चलो, सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कल्चर, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो हमारे कंट्री का बहुत ही रिच कल्चर है। कैसे? हम हर साल दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, अलग अलग हमारे जो कंट्री जो कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग जो रिलीजन के लोग रहते हैं, वो भी अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन करते हैं। तो इससे बड़ा ही बेनिफिट मिलता है बिजनेस को। ऐसा कहा जाता है कि जितना बिजनेस पूरे इंडिया में 10 महीनों में होता है, ठीक है, पूरे साल के, उतना बिजनेस बिजनेस उतना ही बराबर बिजनेस पूरे इंडिया में ये दिवाली दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक। सोचो, कहा 10 महीनों का बिजनेस एक तरफ और कहा इन 2 महीनों का बिजनेस एक तरफ, और दोनों का आगे दोनों का जो होता है बिजनेस का जो होता है वॉल्यूम, वो बराबर होता है। तो अगर मैं सोशल कल्चर और ये एटीट्यूड्स या क्या लाइफस्टाइल ही अगर मेरा नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल, तो जो बिजनेस प्लान जो 2 महीने जो बिजनेस करता है दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक, वो भी तुम्हारा नहीं होगा, तो इससे कौन इम्पैक्ट होगा? बिजनेस ही हमारा इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से जो होता है सोशल इन्वायरमेंट। अब तुम सोचो कि 2 महीने इस साल भी दुर्गा पूजा नहीं मना, दिवाली तो अच्छे से नहीं मना, बहुत सारे फंक्शन थे वो भी अच्छे तरीके से नहीं बने, तो जो बिजनेसमैन उन फंक्शन के संग अटैच थे, सामान बेचते थे उन फंक्शंस का, उनके बिजनेस भी डाउन चले। तो ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर ध्यान देना। आगे बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। इसमें क्या ही बोलना, सोशल कंसर्न्स रिगार्डिंग पोल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज, रोल ऑफ मीडिया, ये भी सोसाइटी के अंदर चले आते हैं हमारे। एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट, वर्क एथिक्स, सिंपल सा बात है, पॉइंटेड लर्न करना, सभी फैक्टर हमारे आते हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, जिनमें चेंज अगर आया तो बिजनेस को भी वो इम्पैक्ट करेंगे। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है कि मैं हर एक चीज का तुम्हें समझाऊं ऑनलाइन क्लास में कि इस वाले चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस में, लेकिन एक चीज तुम कर सकते हो कि जब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं, तुम इसका एक डाउट तुम बना सकते हो, तो मुझे यहाँ दिक्कत हुआ था, इसका मुझे समझा दीजिए कि अगर इसमें चेंज आया तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अपने लेवल पर।
तो दोबारा पढ़ना, और नोट्स या फिर डाउट का नोट तुम ऐसे बना कर सकते हो तो तुम्हें समझा सकते हो। तुमने यहाँ पे खत्म किया सोशल वाला, वो सभी एलिमेंट्स जो हमारे जो है सोसाइटी के एलिमेंट्स है और उसमें हमारे होते हैं इन्वॉल्व। अब अगर मैं आगे बढ़ूं सिंपल से यहाँ पर, तो मुझे मिल जाएगा हमारे कंट्री का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल फेज, कंजम्पशन हैबिट में, और हमारा प्रोडक्शन हैबिट। Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as the rate of technological change, कितने स्पीड से 5G आ रहा है, मतलब एक साल पहले 4G आया, जस्ट एक साल के बाद 5G आ गया, और जस्ट 6 महीने के बाद मान के चलो 6G आ गया, तो कहेंगे बहुत ही फास्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या चेंज कंट्री में, कि तुरंत तुरंत नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है और पहले से बेटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हमारे हो जा रहे हैं ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के फील्ड में इन द कंट्री एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी कोई टेक्नोलॉजी नया हमारे कंट्री में आता है ना, तो सभी जितने भी लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे पहले टेक्नोलॉजी वाले को, वो तुरंत टेक्नोलॉजी नया यूज नहीं कर पाते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। सिखाने के लिए कौन होते हैं? यही तुम्हारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी काम तुम्हारे करते हैं। हमारे इंडिया में तुम्हारे आईटीज है, एनआईटीज है, वो लगे पड़े हैं कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी की कंट्री की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, ताकि हमें बाहर से टेक्नोलॉजी पैसे पे कर इंपोर्ट करना ना पड़े। एक बार जब कोई टेक्नोलॉजी ने हमारे कंट्री में आ गया, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो डेवलपमेंट कर करके ट्रेनिंग दे देकर लोगों को सिखाएंगे कैसे यूज करते टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा। आगे लिखा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज द स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन। जैसा बात है टेक्नोलॉजी में एडवांस तभी आएगा जब इन्वेंशन हमारे होंगे, जो भी हमारे इन्वेंटर्स हैं, जो भी हमारे डिस्कवरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी डिस्कवरी इंस्टीट्यूट हमारे हैं, एनआईटीज है, आरआईटीज है, पॉलिटेक्निक है, आईआईटीज हमारे हो गए, एनआईटीज हमारे हैं, सभी में स्पीड कितना है लोगों में, तो सभी जो है आज की डेट में सभी इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी या फिर इन्वेंशन को सपोर्ट करते हैं और उनमें स्पीड बनाए रखते हैं कि और ज्यादा इन्वेंशन हो सके। आगे इनोवेशन अमॉन्ग पीपल, facilities for research and development, incentives and concession for development and application technology। यहाँ पे एक वर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिना रिसर्च के डेवलपमेंट नहीं होगा और बिना डेवलपमेंट के एडवांसमेंट नहीं आएगा, और बिना एडवांसमेंट के हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन नहीं होगा। एक चेन है, पहले रिसर्च होता है कि क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या इनको सॉल्व करना पॉसिबल है, उसके बाद उनके बेस पर जो प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव डेवलप हमारे होते हैं, डेवलप होने के बाद इनिशिएटिव हमारे जो है बनते हैं हमारे प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम्स एडवांस स्टेज में जाके बनते हैं हमारे इन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मान के चलो कि एक कोई भी होता है इन्वेंटर, तब होता है डिस्करेज, डिमोटिवेटेड जब उसका कोई भी इन्वेंट किया हुआ चीज लोग चुरा लेते हैं और अपने नाम पे बेचना स्टार्ट करते हैं और कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए हमारे इंडिया में जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अगर आपने बनाया है और किसी ने आपका कोई भी राइट या फिर इन्वेंशन चुरा लिया, तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। ये उनके इंटरेस्ट, इन्वेंशन करने वाले के इंटरेस्ट को सेफ रखती है। कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। कुछ तो यहाँ हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में डेवलप करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी, और कुछ टेक्नोलॉजी तो हम फॉरेन कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हेल्प टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सा बात है। चलो फिर पूछता हूं यहां तक कि तुम लोग को सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा? मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं तुम लोग को पॉलिटिकल और इन द लास्ट क्या तो मुझे याद नहीं आ रहा शायद, उसको मैं खत्म कर तुमको फिर आगे बढ़ाऊं। रिप्लाई करो मुझे सभी लोग जो लोग ज्वाइन किया अब तक। क्या तुमको समझ में आया है? तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक को समझ में आया है, ठीक है, दो तीन लोग को समझ में आ गई, ठीक है। पढ़ना जरूर, हाँ, अपना डाउट खुद बनाना और मुझसे पूछना कि हम लोग अब मिलेंगे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
तो सभी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स और रूल्स जो पब्लिक अफेयर्स मतलब पब्लिक कैसे काम करेगी, पब्लिक क्या बिलीव करती है, पब्लिक का एटीट्यूड क्या है, ये उनके रिगार्डिंग इन्वायरमेंट हमारा होने वाला है। The political environment consists of forces concerning the management of public affairs and their impact on business. अब मानो कोई गवर्नमेंट ऐसी है कंट्री में जो लोगों का डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, तो रूल क्या हमारे होते हैं, अगर कोई भी कंट्री लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देगी ना, लॉन्ग टर्म वेलफेयर, तो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारे घर पे कोई बच्चा है, बस जन्म लिया है, 6-7 महीने हुआ है, और तुम इतना उसका केयर करते हो कि उसके पाँव में चोट ना लग जाए, इस डर से तुम उस बच्चे को चलने के लिए मोटिवेट ही नहीं करो। तुम्हें पता है चलेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो दर्द होगा, तुम इसका इतना केयर करते हो उस बच्चे का कि तुम जो हो उसको प्रॉब्लम फेस करने दे ही नहीं रहे। सेम कुछ ऐसे हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर मान के चलो पॉलिटिकल थॉट्स आइडियोलॉजी हमारे हैं, जो चाहती है कि लोगों को आज बेनिफिट मिले, कुछ के बारे में शायद नहीं सोच, ठीक है, लेकिन कुछ का आइडियोलॉजी हमारा अलग होता है, चाहते हैं कि बच्चे गिरे टूटे फूटे ठीक है, लेकिन तो चलना जरूरी है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में दर्द उनको होगा, लेकिन फ्यूचर में मान के चलो उनको उससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो ये होता है आइडियोलॉजी कि कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे हैं, इसको पब्लिक फेस करती है, बिलीव करती है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट को लेकर, कंट्री के डायरेक्शन को लेकर, पब्लिक बिलीफ को लेकर, पब्लिक अफेयर्स को लेकर। और क्योंकि पब्लिक ने उन पर बिलीव दिखाया है, तो उनका पब्लिक का मैनेजमेंट भी उनके हाथ नहीं तुम्हारा होता, और इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर। अगर मान के चलो गवर्नमेंट अगर ऐसी आ गई जो पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा करे और बिजनेसमैन का सपोर्ट कम करे, तो बिजनेस क्या होगा, कंट्री डिक्लाइन करेंगे। लेकिन ठीक है उल्टा, तो कोई गवर्नमेंट तुम्हारी ऐसी आ जाए जो बिजनेस को तुम्हारे सपोर्ट करे, और जो भी तुम्हारा है तो तुम्हारा जो इफेक्ट अकॉर्डिंगली पड़ेगा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। पहला क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेमवर्क, कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का वो कितना राइट देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उस इंस्टीट्यूशन को जो पब्लिक अफेयर्स को मेंटेन करते मैनेज करते हैं, उसके लिए वो अकॉर्डिंगली काम वैसे ही तुम्हारे करें। आगे द पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर एंड आइडियोलॉजी में तुमसे बात कर रहा था, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी, पावर सेंटर्स, इनके हाथ में पावर अभी है। आगे द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ध्यान देना कि सेंट्रल और जो रिलेशन हमारा वो कैसा है, या जो तुम्हारा जो उनका जो दोनों का हमारा थॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह सकते हो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच का उनका आइडियोलॉजी क्या है, उस पर डिपेंड भी करता है कि हमारे कंट्री का बिजनेस कैसे फंक्शन करने वाला है फ्यूचर में। आगे है पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इलेक्शन कैसे होता है, लोग कैसे गवर्नमेंट में इलेक्ट हमारे होते हैं, भी तुम्हारा डिपेंड करता है। आगे है कि डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इश्यूज। कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं कि बिजनेस के इश्यूज को बनाते हैं पॉलिटिकल, और कभी कभी कुछ पॉलिटिकल इशू बनाते हैं बिजनेस का इशू बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मान के चलो, तो यहाँ पर बिजनेस ही हमारा इम्पैक्ट होता है। आगे है फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी ऑफ द कंट्री। फॉरेन पॉलिसी बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तब उस केस में हमारे कंट्री का रिलेशन फॉरेन कंट्री से कैसा वो डिपेंड करता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर में। आगे द रिलेशंस ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्री, सेम फॉरेन पॉलिसी के अंदर चला गया तुम्हारा। तो लास्ट में बात करेंगे लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। सिंपल सा बात है, रूल्स एंड लॉ, कोर्ट कचहरी वाला लॉ में। तो बिजनेस हैज टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। सिंपल सा बात है, लीगल इन्वायरमेंट देयरफॉर exercises a significant influence on business activities। किसी कंट्री का जो लॉ है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो बिजनेस इससे फंक्शन नहीं कर पाएगा। किसी कंट्री के लॉ हमारा है वो बहुत ही नॉर्मल है, ये बहुत ही ईज है, मान के चलो, तो वहां बिजनेस जल्दी और अच्छे से ग्रो करेंगे। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर एज फॉलोज। नंबर 1 हमारा क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस as specified in the country। राइट्स का मतलब राइट को राइट्स में कंज्यूमर का मान के चलूं या राइट्स मान के चलो मैं तुम्हें सिटीजन का मान के चलूं, दोनों बराबर हमारा है। तो ऐसा बिजनेस है जो उनकी राइट को वायलेट कर रहा है, तो बिजनेस कंट्री में फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। आगे लॉस कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सेम चीज कि बिजनेस क्या चीज खुल सकता है, नहीं खुल सकता है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, फॉरेन के लोग तुम्हारे कितने बिजनेस इंडिया में खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, तुम्हारे चले आगे प्रमोशन, ऑपरेशन या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में चले जाते हैं। आगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉस। देखो लॉ तो बनते हैं
सिर्फ गाइड करने के लिए, लेकिन कभी कभी लॉ कुछ दिनों के बाद जाते हैं अनयूजेबल हमारे हो जाते हैं या फिर उनमें मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है। ये भी डिपेंड करता है बिजनेस के फंक्शनिंग पर कि कंट्री का जो लॉ हमारा वो फिक्स है, किसी भी में तुम्हारा कंडीशन तुम्हारा चेंज नहीं होगा, वैसे ही चलता जाएगा, या फिर वो तुमसे फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें चेंज हो सकता है। इन दोनों पे डिपेंड करता है बिजनेस का फंक्शनिंग। आगे लू तो है जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड जुडिशियल डिसीजंस। बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है हमारे, कंफ्यूजन डिफरेंशिएशन हो ही सकता है दो के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग सॉल्विंग का हमारा क्या है मैकेनिज्म कंट्री में, वो भी डिपेंड हमारे। तो आराम से यहाँ पे दिया इन शॉर्ट, तुम पढ़ो नोटिंग कर लो, चला आएगा। लास्ट टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है, स्वॉट एनालिसिस। कोई ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं है। स्वॉट मतलब एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एस फॉर स्ट्रेंथ का, W फॉर वीकनेस का, O फॉर अपॉर्चुनिटी का, T फॉर थ्रेट का। तो बिजनेस के स्कॉलर्स ने ये पाया है स्टडी करने पर कि हमेशा बिजनेस अच्छी नहीं चलती, कभी कभी बुरा फेज से भी दौड़ती है, और कभी कभी बिजनेस बुरे फेज से हमेशा नहीं बल्कि अच्छे अच्छे फेज से भी बिजनेस गुजरती है। ध्यान देना, तो ये बिजनेस का जो तुम्हारा होता है अप डाउन, या तुम कह लो बिजनेस साइकिल, ध्यान देना। इसके बेस पे उन्होंने निकाला एक थ्योरी स्वॉट एनालिसिस, जहां पर उन्होंने बताया कि दो चीजें कॉमन एनवायरमेंट में, एक तो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे फेवर हमेशा होती है, जो तुमको बेनिफिट देके जाएगी, एक तो थ्रेट जो नेगेटिव होती है, जो तुम्हें लॉस देके जाएगी। तो बिजनेस इन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि थ्रेट को बना दिया अपॉर्चुनिटी और ग्रैब कर लिया, या फिर अपॉर्चुनिटी को ट्रीट कर लिया थ्रेट और उसको छोड़ दिया, वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और थ्रेट को दूर से निकाल के साइड कर देना। तो कैसे पॉसिबल है? तो बताया स्कॉलर्स लोगों ने, एक ही तरीका है, स्वॉट एनालिसिस कर पहले बिजनेस को देखना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ किन किन चीजों में है, उनका वीकनेस किन किन चीजों में। तो स्ट्रेंथ को लगा दे वो अपॉर्चुनिटी को गेन करने में, और जो वीकनेस है वही जाके आगे बनेगा थ्रेट। तो अभी से उन वीकनेसेस को धीरे धीरे मिनिमाइज सॉल्व करने का कोशिश बिजनेस करें। तभी होगा जब वो खुद के स्ट्रेंथ पर एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, स्टडी करेंगे। 5 किलो में तुमसे पूछूं कि तुम्हारे 5 गुण क्या क्या है और 5 तुम्हारे वीकनेसेस क्या क्या है, तो ये मैं ऐसे नहीं पूछा बिकॉज मुझे इंटरेस्ट, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बेसिक फैक्ट है कि हर एक आदमी एकदम सर्वगुण संपन्न नहीं होता, उसमें डिमेरिट्स होते हैं जरूर, सब में होते, तुम में है, मुझ में भी है, मुझ में ज्यादा है, तुम में कम है। तो मुझ में ज्यादा अवगुण है मान के चलते, डिमेरिट्स हमारा जो अंदर है, क्या वो पर्सन उनको जानता है? कि अगर तुम जानते हो उन क्या बोलते हैं अवगुण को या फिर डिमेरिट्स को, ह्यूमन बीइंग तो हमेशा कोशिश करोगे उन डिमेरिट्स को कम से कम करने का। सेम चीज यहाँ पर होता है। तो स्कॉलर्स ने सजेशन दिया है कि बिजनेस को हमेशा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, जिससे क्या हो सके बिजनेस को अपने वीकनेस के बारे में पता हो, अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, और उस पर वो और काम कर सके। और इन्वायरमेंट में जो है अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टडी करता रहना पड़ेगा, और थ्रेट के बारे में भी। तो वो चीज कर रहा है कोई बिजनेस, तो हमेशा कंपटीशन में आगे रहेगा, और अपने कंपटीटर जो ये चीज नहीं करते हैं उनसे हमेशा वो आगे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वॉट इज एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, opportunities and threats. While strengths and weaknesses can be identified by analyzing the internal environment. सिंपल सा बात है कि हमारा इंटरनल एनवायरमेंट समझ जाएंगे कि कहाँ का हमारा पकड़ स्ट्रांग है, वो हमारा स्ट्रेंथ है, और कहाँ का वीक है, वो हमारा वीकनेस। Opportunities and threat can be identified by analyzing the external environment. मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटी होते हैं बाहर वाले पार्ट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सेम एज थ्रेट चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। कंपनी के स्ट्रेंथ को फिजिकल पावर का स्ट्रेंथ नहीं बोलते, बल्कि स्ट्रेंथ जो यहाँ पर है किसी और एक कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है कॉर्पोरेट के फॉर्मेट में, किसी कैपिटल स्ट्रक्चर तो मान सकता है इसका स्ट्रेंथ, या उसके ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं उसके स्ट्रेंथ, या दोनों ही, या उसका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो चैनल्स जो बचा के रखा है, गुडविल जो बना के रखा है मार्केट में, वो उसका हो सकता है स्ट्रेंथ, उसको यूज करके वो बेनिफिट कमाता है मार्केट। The strength is an inherent capability of the company which it can use to gain strategic advantage over its competitors.
तो यहाँ पर फिजिकल पावर के बारे में बात नहीं हो रहा, बल्कि उन सभी चीजों के बारे में जो बिजनेस के पास अच्छा है कंपेयर टू अपने फर्म, वो उसका हो जाएगा स्ट्रेंथ। आगे बढ़ता हूँ, वीकनेसेस। तो यहाँ पे बात करें लिमिटेशन के बारे में, किस हद तक हम जा सकते हैं और किस हद के पार हम नहीं जा सकते हैं। जिस बाउंड्री के पार हम नहीं जा सकते उसको बोलते हैं हमारा लिमिटेशन या वीकनेस। So weakness is an inherent limitation or constraint of company which creates strategic disadvantage for it. मान चलो कंपनी को 10 ब्रांच खोलने, कंपनी के पास आ गया अपॉर्चुनिटी कि आप 10 ब्रांच खोलो, आपको बहुत बड़ा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन कंपनी के पास पैसे ही नहीं है उतने कि 10 ब्रांच खोल सके, तो क्या है, ये लिमिटेशन है ना। ठीक वही किसी और के पास अगर उतने पैसे होंगे तो ऑर्डर उसको मिल जाएगा, इसलिए बन गया अपॉर्चुनिटी। फिर हमारा लिमिटेशन, मान के चलो कि मैं जो हूँ 8 घंटे के बाद डाउन हो जाता हूँ, नहीं पढ़ा पाऊंगा या फिर पढ़ भी नहीं पाऊंगा, 8 घंटे में मैक्सिमम कैपेसिटी लगेगा, तो मेरा वीकनेस है, ये मेरा लिमिटेशन है कि 8 घंटे के बाद जो मेरा लिमिटेशन होता है एक्टिव होता है, मेरा लिमिटेशन एक्टिव हो जाता है और मैं उसके बाद काम ही नहीं कर पाता। सेम चीज यहाँ भी है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज द फेवरेबल कंडीशन, ध्यान देना, इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरमेंट which enables it to strengthen its position, yeah, strengthen or which gives opportunity for to gain or to obtain the gain in future, उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। मान के चलो कि बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट अगले अगले महीने जो है निकालने वाली तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट डैम बनाने का, ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, मान के चलो, और तुम्हारी कंपनी भी सेम उस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक, अपॉर्चुनिटी है कि तुम जो है यहाँ पे कुछ गेन कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना पड़ेगा। आगे थ्रेट, थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, तुमने जिम खोल लिया, तुम्हारा जिम ओनर हो, तुम्हें लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव आएगा, जिम बंद होगा, सेम चीज मान लेके क्या थ्रेट हो गया बिजनेस। तो यहाँ लिखा which causes a damage or risk to its position. Competition from multinational corporations is threat for Indian firms. सिंपल सा बात है, उनके आने के बाद हमारे जो बिजनेस है वो डाउन हमारा हो चुका है। क्या तक हमारा था, तो शायद यहीं तक हमारा खत्म हो गया पूरा चैप्टर, इसके आगे कुछ है नहीं। तो मुझे फास्ट फास्ट बता दो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी ऑनलाइन, कि सभी को समझ में आया यहाँ तक। कुछ डाउट अगर तो मैं डिस्कस कर लूंगा, चलो मुझे यस या नो रिप्लाई कर दो चैट में अकॉर्डिंगली, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। मुझे बताओ कि यहाँ से समझ में आया पूरा पूरा, अगर कुछ